Hello everyone, in today's 12th Commerce SP lecture, let us move on towards the textbook. We were on chapter number 10. Already we have completed certain points. So today we are going to start with unpaid and unclaimed dividend. What we have seen in the last lecture is regarding legal provision for payment of dividend. Legal provision for payment of dividend. उसमें हमने क्या देखा कि डिविडेंड कैश में पे करना चाहिए, काइंड में नहीं चलेगा. डिविडेंड में भी पेड इन चेक और वारंट और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड. अगर जॉइंट होल्डिंग है तो जो फर्स्ट होल्डर है उसके नाम पे हमको चेक सेंड करना चाहिए. टाइम लिमिट क्या दिया था? टाइम लिमिट वाज 30 डेज, है ना. जब से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, जब से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उसके 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज, ये जो डिविडेंड का अमाउंट है वो शेयर होल्डर तक पहुंच जाना चाहिए. डिविडेंड इज पेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द कंपनी. रजिस्टर्ड होल्डर इन द सेंस जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है उसी को डिविडेंड मिलना चाहिए, उसी को पे कर सकते हैं. इसमें सबसे पहला नंबर किसका लगेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का. ठीक है, पहले उनको मिलेगा और बाद में जो भी बचेगा उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल प्रॉफिट. रेसिडुअल प्रॉफिट मतलब जो बच गया लास्ट में, है ना, उसमें से हम किसको पे करेंगे? हम पे करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को. ठीक है. इफ शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो यहाँ पर जो बेनिफिशियल ओनर है मतलब शेयर होल्डर, उसको डिविडेंड दिया जाएगा. ठीक है ना. और फिजिकल फॉर्म में है तो जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है उसको डिविडेंड दिया जाएगा. अगर ये एक्टिविटीज में, लीगल फॉर्मेलिटीज में कुछ डिफॉल्ट हुआ तो इसके लिए कौन जवाबदार है? ईच एंड एवरी डायरेक्टर. एवरी डायरेक्टर इज पनिशेबल, है ना, उसको कुछ ना कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. कंपनी विल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम. तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा? 12% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. इफ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई with any of the requirement of this section, the company and the director shall be liable to pay a fine. तो अगर ऊपर दिए गए कोई भी लीगल प्रोविजन को यहाँ पर कॉम्प्लाई नहीं किया जा सका तो हर एक डायरेक्टर और कंपनी दोनों को क्या पे करना पड़ेगा? फाइन पे करना पड़ेगा. दे आर liable to pay fine. Okay, so the next topic is unpaid and unclaimed dividend. देखो दो वर्ड यूज किया गया. पहला वर्ड यूज किया गया अनपेड, मतलब ऐसा डिविडेंड जो अभी तक पे नहीं हो पाया. नहीं किया वो नहीं बोल रहे हैं, नहीं हो पाया, है ना. सिमिलरली अनक्लेम्ड डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जो हम दे रहे थे लेकिन सामने वाले ने रिसीव नहीं किया. क्यों नहीं किया? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. भाई हमने तो चेक भेजा था लेकिन चेक रिटर्न आ गया. क्यों? उसका एड्रेस प्रॉपर नहीं था, एड्रेस अपडेटेड नहीं था, वो एड्रेस मिला ही नहीं, या वो वहां पर लॉक लगा हुआ था. ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है ना. तो ऐसा डिविडेंड जो कंपनी ने भेजा, कंपनी ने सेंड कर दिया है, बट हैज नॉट रीच्ड येट, अभी तक किसी ने क्लेम किया नहीं है. ऐसे डिविडेंड का क्या करें? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? अगर सपोज मुझे डिविडेंड देना है, मैंने सबको चेक बना के दे दिया, विद इन 30 डेज मेरा काम पूरा हो गया, है कि नहीं. अब वो लेटर गया, सामने वाले को नहीं मिला, तो उसने अभी तक पैसे मांगे नहीं, चेक रिटर्न आ गया कंपनी में वापस, तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी के लिए पैसे तो मेरे हो गए. आपको क्या लगता है ऐसा है? कंपनी के हो जाएंगे पैसे? तो पहले देख लेते हैं अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड किसे बोलते हैं. द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड बाय इट or claimed by a shareholder within 30 days from its declaration is termed as unpaid and unclaimed dividend. तो ऐसा डिविडेंड जो
अभी तक या तो पे नहीं हुआ है, हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड बाय द शेयर होल्डर, उस डिविडेंड को क्या बोलेंगे, अनक्लेम और अनपेड डिविडेंड। ठीक है ना। तो इसका रूल क्या है, तो सीधी बात यह है कि भाई ये पैसे शेयर होल्डर के ही थे, उसके ही रहेंगे, कंपनी के होंगे नहीं। कंपनी का कोई अधिकार ही नहीं है उसके ऊपर, क्यों, हमारे पैसे थे ही नहीं, ये तो शेयर होल्डर के थे। ठीक है। तो क्या रूल क्या है इसका, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट खोल देना पड़ेगा। सपोज मुझको एज अ कंपनी मेरे यहां से सेंड करना था 5 करोड़ रुपीज, बहुत ज्यादा हो गया ना, छोटा अमाउंट लेते हैं, 5 लाख रुपीज, क्या लेते हैं, 5 लाख रुपीज। ठीक है। तो टोटल डिविडेंड का जो अमाउंट है, वो कितना है, 5 लाख। अब इस 5 लाख में से मैंने सबको सबको पेमेंट किया, चेक दिया, तो सपोज 4,50,000 का अमाउंट जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है, मतलब कंपनी ने इतना पेमेंट कर दिया है। और बाकी का जो 50,000 है, बाकी का जो 50,000 है, ये अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया, कोई लेने नहीं आया। तो ये जो 50,000 है, इसको क्या बोलेंगे, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब ये जो अनपेड अनक्लेम डिविडेंड है 50,000, इसका करना क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, विच इज नोन एज अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड, और उसमें वो अमाउंट ट्रांसफर कर दो। क्यों, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है, यू कैन नॉट टच इट। ठीक है, वही बात यहां पर की गई है, तो चेक करो। तो पहली बात क्या बता दी, जो पैसे आप पे नहीं कर पाए, है ना, वो क्या हो जाएगा, अनपेड अनक्लेम डिविडेंड, सामने वाले ने लिया ही नहीं। तो क्या करो, टोटल अमाउंट ऑफ द डिविडेंड विच रिमेन्स अनपेड, जो क्या है, अनपेड रह गया है, और जिसे हम बोलेंगे अनक्लेम, शुड बी ट्रांसफर्ड, क्या करना चाहिए, हमें ट्रांसफर करना चाहिए, कहां पे ट्रांसफर करना चाहिए, तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए, ओपन इन अ शेड्यूल्ड बैंक बाय द कंपनी। तो अगेन आपको कहां पे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, शेड्यूल्ड बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। नंबर बी, अच्छा हमने देखा कि एक बैंक अकाउंट में आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो बात ये है कि शेड्यूल बैंक में आप ट्रांसफर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो क्या बताया यहाँ पर, विद इन 7 डेज, हाउ मेनी डेज, 7 डेज, 7 दिन में करना पड़ेगा, बराबर है।
दिस ट्रांसफर शुड बी विद इन 7 days ऑफ द एंड ऑफ 30 days। क्या बता दे, कहां से काउंट होगा? एंड ऑफ 30 days within which payment was to be made, within which payment was to be made। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर है ये कितने दिन में करेंगे? 7 days में करेंगे। कौन से दिन खत्म होने के बाद? 30 days। मतलब आपको पहले तो 30 दिन अलाउ किया गया था कि आप पेमेंट कितने दिन में कीजिए? 30 days में कीजिए। 30 days में पेमेंट नहीं हुआ तो नेक्स्ट 7 days में, हाउ मेनी डेज? 7 days में आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। विद इन विच पेमेंट वॉज टू बी मेड। In other words, this transfer should happen within 37 days from the declaration of the dividend। तो डिविडेंड डिक्लेयर होने के 37 डेज के भीतर ये हो जाना चाहिए। तो ये क्या क्रोनोलॉजी है उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले डिविडेंड जब भी डिक्लेयर करना पड़ता है तो आप क्या करते हैं? पहले बोर्ड मीटिंग करते हैं। यस, बोर्ड मीटिंग के बाद आप क्या डिसाइड करते हैं? शेयर होल्डर की मीटिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग या एनुअल जनरल मीटिंग हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग, राइट है। अच्छा, इस मीटिंग में क्या होगा? डिक्लेरेशन होगा। क्या होगा? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद आपको कितना पीरियड मिलता है? तो जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वैसे ही आपको मिलता है पहले 5 days। ये 5 days क्यों मिलता है? टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन सेपरेट अकाउंट। ठीक है ना, तो इसके लिए कितना दिन मिलता है आपको? 5 days मिलता है। हाउ मेनी डेज? 5 days। अच्छा, अब यहां से ही है ना, फिर से मैं यहां पर लिखता हूं, आप देखिए। तो जब से डिक्लेरेशन हुआ, क्या हुआ? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। हाउ मेनी डेज यू गॉट? यू गॉट फर्स्ट 5 days। ठीक है ना, 5 days। 5 days क्यों मिला? टू ट्रांसफर इन सेपरेट बैंक अकाउंट। टू ट्रांसफर इन सेपरेट बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आपको करना है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसी दिन से विद इन 30 days। हाउ मेनी डेज? विद इन 30 days। मैं यहां पर ऐसा कर देता हूं, डिविडेंड क्या होना चाहिए? डिविडेंड शुड गेट पेड। डिविडेंड क्या हो जाना चाहिए? पे हो जाना चाहिए। बराबर है। और अगर ऐसा नहीं हो पाया है ना, 30 days हो गए और डिविडेंड आप नहीं दे पाए, तो क्या बता दिया? इसके नेक्स्ट 7 days, विद इन 7 days। तो अगर हम ये पूरे पीरियड को काउंट करें तो कितना डेज हो जाता है? 37 days, है ना।
तो विद इन 7 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और वो सेपरेट अकाउंट कौन सा है, सेपरेट अकाउंट है अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड। अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड, गेटिंग इट? ये पूरा समझ में आया प्रोसेस आपको? अच्छा, आगे क्या बता दिया? इन अदर वर्ड्स दिस ट्रांसफर शुड हैपन विद इन 37 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो 37 डेज आपको समझ में आया, जब से डिक्लेयर हुआ तब से 37 डेज। नेक्स्ट क्या होता है, विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब क्या बोल रहे हैं कि जब हमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और वहां भी कोई लेने नहीं आया, कितना टाइम हो गया, 90 डेज। The company is required to put on its website or any other website as approved by the central government as a statement which shows name, last known address and unpaid amount payable to each shareholder. Yes? तो कितने दिनों की बात की गई, 90 डेज, है ना। अब यहां से विद इन 90 डेज, तक क्या हुआ, ये पैसा पड़ा रहा अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में, कोई मांगने नहीं आया, बराबर है। तो 90 डेज के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को करना पड़ेगा, कंपनी क्या करेगी यहां पर, विल राइट और विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम ऑन इट्स वेबसाइट। अपने वेबसाइट पे वो ये इंफॉर्मेशन देगी कि ये किसका पैसा था, कब से पेंडिंग है, कितना अमाउंट है ना। तो वो अपने वेबसाइट पे करे या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वेबसाइट बोला है उस वेबसाइट पे करे, बराबर है। तो ये कितने दिन के अंदर, कितने दिन बाद करना पड़ेगा, 90 डेज के बाद। देखो 37 डेज तो इस पूरे प्रोसीजर में हो गए, यहां से यहां तक कितने दिन हो गए, 37 डेज। उसके बाद कितना डेज, 90 डेज तक वेट किया, अभी तक कोई आया नहीं है, बराबर है। आगे बोलते हैं, एनी क्लेमेंट टू बी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अप्लाई टू द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी क्लेम्ड। इस बीच में अगर ऐसा कोई क्लेमेंट हो, इस बीच में अगर ऐसा कोई क्लेमेंट हो जिसको याद आ गया अरे मेरे पैसे बाकी है, तो वो कंपनी से आकर के पैसे मांग सकता है। किससे मांग सकता है, कंपनी से आके पैसे मांग सकता है, राइट। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, देखो क्या लिखा है क्लियरली, विद इन 90 डेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द अमाउंट। कब से बोला है, ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द अमाउंट, मतलब अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद, है ना। तो अमाउंट कब ट्रांसफर किया था हम लोग ने, हमने अमाउंट ट्रांसफर किया था 37 डेज के बाद। कब ट्रांसफर किया था, 37 डेज के बाद। तो यहां पर क्या हो जाता है, 37 प्लस 90 डेज, है ना। ये जो प्रोसीजर बता दे रहे हैं 37 प्लस 90 डेज हो चुका है। तो इतना पीरियड जाने के बाद हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे पुट करते हैं, भाई इस किसका किसका पैसा है लेके जाओ। और इस बीच में अगर किसी शेयर होल्डर को याद आ गया मेरे पैसे बाकी थे अभी तक मिले नहीं, कंपनी में आकर के वो अपने पैसे मांग सकता है, गेटिंग इट। तो वही वाला पॉइंट था नेक्स्ट वाला। देखो लिखा है, एनी क्लेमेंट टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अप्लाई टू द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी क्लेम। तो आ सकता है, मांग सकता है।
any amount in the unpaid dividend account of the company which remain unpaid unclaimed for a period of 7 years. देखो क्या बोला, अनपेड डिविडेंड कब तक रह गया, फॉर द पीरियड ऑफ 7 years, 7 साल तक. From the date of such a transfer shall transfer by company to investors education and protection fund, EIPF. ठीक है ना, कहां ट्रांसफर हो जाएगा, EIPF, ट्रांसफर टू EIPF. गेटिंग इट? तो यहां पर अब ये जो पीरियड खत्म हुआ था 90 डेज का, कितने दिन का, 90 डेज का. तो 90 डेज के बाद कितना वेट किया, 7 years, है ना. और 7 साल तक कोई नहीं आया पैसा मांगने, 7 साल तक कोई पैसा नहीं मांगने आया. एक बार रीड कर लो, देखो क्या लिखा है. Any amount unpaid in the unpaid dividend account of the company which remain unpaid or unclaimed for a period of 7 years. जो 7 साल तक क्या था, अनपेड था, अनक्लेम था. From the date of such transfer shall be transferred by the company to investors education. मतलब कहां पे बोला है, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, वो जो ट्रांसफर का डेट था वहां से काउंट होगा, है ना. मतलब ट्रांसफर कब किया था हमने, यहां से. तो ये पूरा जो पीरियड है, ये पूरा पीरियड 7 years में काउंट हो गया. समझा क्या? तो ये 7 years तक कोई पैसा मांगने आया नहीं. तो क्या करेंगे, हम ये पैसे ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, है ना. शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IEPF, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. यस सर. IEPF में जाने के बाद क्या, तो क्या बताया गया यहाँ पर, पॉइंट नंबर एफ क्या बोलता है, एफ बोलता है द क्लेमेंट ऑफ द मनी विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर एंड सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू गेट क्लेम फ्रॉम IEPF. अच्छा, 7 साल के बाद अगर कोई जाग गया, अरे अरे मेरे पैसे बाकी थे, मैं कहां से लूं, तो अब कंपनी के पास से मिलेगा नहीं, कहां जाना पड़ेगा, IEPF में जाना पड़ेगा. वहां पर आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, ठीक है, with a statement in the prescribed form which gives detail of such transfer. बराबर है. तो जो क्लेमेंट है उसको वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो IEPF बोल रहा है. क्लेमेंट ऑफ द मनी शुड क्लेम इट फ्रॉम IEPF. बराबर है. प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट दिया रहेगा वो स्टेटमेंट लेटर वगैरह लिख करके वहां पर सबमिट कर सकता है. गेटिंग इट? तो देखो फिर से स्टार्टिंग से हम लोग एक बार समझते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ. सर्वप्रथम यहां पर बोर्ड मीटिंग हुआ. क्या हुआ, बोर्ड मीटिंग. ठीक है. बोर्ड मीटिंग में क्या होता है, रिकमेंडेशन. डिविडेंड को क्या किया, रिकमेंड किया. बोर्ड मीटिंग के बाद क्या हुआ, बोर्ड मीटिंग के बाद हुआ एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग में क्या हुआ, डिक्लेरेशन, अप्रूवल एंड डिक्लेरेशन, है ना. डिविडेंड अप्रूव हो गया. अच्छा, इसके दिन, डिक्लेरेशन के बाद कितना दिन मिलता है, 5 days. 5 days में आपको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर. एक शेड्यूल बैंक अकाउंट में आपको सारा अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है. अच्छा, अब जब से डिक्लेयर हुआ उसके 30 days में, हाउ मेनी डेज, 30 days.
ये पैसा क्या करना पड़ता है, डिस्पैच करना पड़ेगा, किसको, टू दी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को डिस्पैच करना पड़ेगा, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, बराबर है। अच्छा, अगर यहां पर ये क्या रह गया, अनपेड और अनक्लेम्ड, है ना, अनपेड रह गया या अनक्लेम्ड रह गया, तो क्या करेंगे, विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर, ठीक है ना, इसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट, एक अलग से अकाउंट ओपन कर लो, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है, वहां ट्रांसफर कर दो। अच्छा, ट्रांसफर कर दिया, यहां पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना, तो ये जो फुल पीरियड है, इस पीरियड को क्या काउंट करेंगे, कितना, 37 डेज, ये सब चीज में 37 डेज। अच्छा, ये पैसा यहां पर कितने टाइम तक रहेगा, तो पहली चीज हम बात करेंगे, कि ये जो पैसा है 90 डेज तक अगर कोई लेने नहीं आया, कब से 90 डेज, जब से ट्रांसफर हुआ है ना, जब से ट्रांसफर हुआ है तब से 90 डेज, 90 डेज तक क्या रहा, वो अनपेड रहा, उसी अकाउंट में पड़ा रहा, तो आपको अपने वेबसाइट पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट इंफॉर्मेशन ऑन कंपनीज वेबसाइट, कंपनी के वेबसाइट पे आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर 7 ईयर्स तक वेट किया जाएगा, हाउ मेनी, 7 ईयर्स, है ना, 7 ईयर्स बहुत लॉन्ग ईयर हो जाता है, तो 7 ईयर्स तक वेट करने के बाद ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ट्रांसफर, कहां ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर टू IEPF, ट्रांसफर टू IEPF, IEPF क्या है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। अब यहां पर ट्रांसफर हो चुका है, अब यहां पर ट्रांसफर होने के बाद फिर अगर किसी को याद आया कि लेने जाना है ना, तो वो बंदे को कहां जाना पड़ेगा, IPF के पास जाना पड़ेगा, वहां से अमाउंट क्लेम करना पड़ेगा, कंपनी तो क्या कर चुकी है, उसको IPF को दे चुकी है। क्या होता है ये IPF, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, मतलब यहाँ पर जो भी ये पैसा आता है, इसका इस्तेमाल इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए। गेटिंग इट एवरीवन, यस। तो यहां पर आप देखेंगे कि 7 ईयर्स तक क्या किया गया, वेट किया गया, और 7 ईयर्स तक नहीं आया तो कंपनी ने वो पैसा उठाकर किसको दे दिया, IEPF को दे दिया, है कि नहीं। तो किसी को क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये 7 ईयर्स का क्या चक्कर है, 7 साल क्यों, 2 साल क्यों नहीं, 10 साल क्यों नहीं, 8 साल क्यों नहीं, 7 साल क्यों, तो ये जिसने लॉ बनाया उसको पूछो, है ना, वी डोंट नो, हमको तो दिया है। अब कोई बोलेगा सर ये 5 दिन क्यों बोला, 30 डेज क्यों बोला, कुछ लॉजिक लगाया रहेगा मिनिमम मैक्सिमम डेज का, है कि नहीं। 7 साल तो कैसा है, एक हम लोग ने ले लिया कि बहुत सारी चीजें जिंदगी में 7 होती है, 7 अजूबे होते हैं, है ना, 7 सरगम होते हैं, 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, तो ऐसे ही 7 ले लिया था। वो गाना भी देखो, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, है ना। अब वो 7 क्यों बोला, 8 समंदर क्यों नहीं बोला, 10 समंदर क्यों नहीं बोला, ठीक है, उनकी मर्जी, अपने को क्या दिया है, 7 ईयर्स तक वेट करना है, 7 ईयर्स वेट करेंगे,
और अगर सामने वाला नहीं आया तो पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे? इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। यस सर, एवरीवन। अभी मोड्स क्या है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के? तो डिविडेंड पेबल इन कैश में बी पेड बाय चेक और वारंट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द एंटाइटल्ड शेयर होल्डर। ये तो हमने पहले बात कर दिया कि जो रजिस्टर्ड होल्डर है उसको ही डिविडेंड देना है। चेक से दे सकते हैं, कैश में दे सकते हैं या वारंट से दे सकते हैं, ये भी हमारी बात हो गई, राइट। तो यहां पर कौन कौन से ऐसे मोड्स है जिसमें हम डिविडेंड दे सकते हैं? लेट्स डिस्कस द डिफरेंट वेज इन विच डिविडेंड कैन बी पेड बाय कंपनी। तो पहला यहां पर क्या दिया है? डिविडेंड वारंट। क्या दे दिया है? डिविडेंड वारंट। ठीक है। इट इज अ चेक sent by the company to a shareholder for the payment of dividend to the registered address of the shareholder। तो एक्चुअली क्या है? ये एक चेक है जो हमने मतलब कंपनी ने सेंड किया। कहां सेंड किया? जो हमारा शेयर होल्डर का रजिस्टर्ड एड्रेस दिया था उसके एड्रेस पे सेंड किया, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड वारंट। ठीक है। दूसरा तरीका है डिविडेंड मैंडेट। अभी मैंडेट कैसा होता है? ये एक टाइप का आपका रिटर्न ऑर्डर रहता है। किसको? कंपनी को, कि हमारा डिविडेंड डायरेक्टली आप हमारे बैंक अकाउंट में भेजिए। कहां भेजिए? बैंक अकाउंट। अ शेयर होल्डर मे विश टू गेट डिविडेंड क्रेडिटेड डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट। देखो क्या बोल दिया, उसका विश ऐसा है, उसकी इच्छा ऐसी है कि हमारा डिविडेंड डायरेक्टली कहां मिलना चाहिए? हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। बराबर। Shareholders is required to send a request to the company in the prescribed form कॉल्ड डिविडेंड मैंडेट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक फॉर्मेट आता है, एक लेटर आता है डिविडेंड मैंडेट का, उसको फिल करके देना पड़ता है, या आप डायरेक्टली लेटर में रिक्वेस्ट करके सेंड करेंगे, वो भी क्या हो जाता है? डिविडेंड मैंडेट। ठीक है। डिविडेंड मैंडेट ऑथराइजेस द कंपनी टू पे डिविडेंड डायरेक्टली टू द शेयर होल्डर्स बैंक। इससे बैंक को एक अथॉरिटी, इससे कंपनी को एक अथॉरिटी मिल जाती है कि आपका डिविडेंड तो डायरेक्टली आपके बैंक में सेंड कर सकते। ठीक है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक मोड। कौन सा मोड? इलेक्ट्रॉनिक मोड। Company can use electronic mode to pay dividend to its shareholders. A listed company has to mandatorily use RBI approved electronic mode of payment such as ECS। ECS क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। मतलब ये किसने अप्रूव किया हुआ है? ये आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ है, और इसके थ्रू हम ईसीएस के थ्रू या फिर एनईएफटी के थ्रू या और कोई भी जो मोड होगा जो आरबीआई ने अप्रूव किया है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली अमाउंट ट्रांसफर कर सकते। ठीक है। मेक अरेंजमेंट विद बैंक एंड इन कोलैबोरेशन विद अदर बैंक इफ रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड वारंट एट पार। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? कि यहां पर कंपनी कुछ अरेंजमेंट्स करेगी किसके साथ में? विथ बैंक एंड इन कोलैबोरेशन विथ अदर बैंक। बैंक्स के साथ कोलैबोरेट करेगी। इफ रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड वारंट एट पार, अगर उसको डिविडेंड वारंट एट पार पे करना है तो। ठीक है। चलो ये चीजें समझ में आ गई आपको? किसके बारे में बात किया गया था? 3 चीजों के बारे में बात किया गया। एक तो डिविडेंड वारंट, वारंट मतलब चेक हो जाता है। दूसरा डिविडेंड मैंडेट, मैंडेट मतलब यहाँ पर हमारा एक रिटर्न रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं कंपनी को, कंपनी डायरेक्टली पैसा कहां भी भेजेगी? बैंक में। थर्ड वन इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या हो जाता है यहाँ पर? कंपनी, कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी। हाँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सी है? लिस्टेड कंपनी। इसको ये कंपलसरी करना पड़ता है, मैंडेटरीली करना पड़ता है। हाँ, इसके पास ऑप्शन नहीं है कि आरबीआई ने जो अप्रूव किया है इलेक्ट्रॉनिक मोड, उस मोड में वो क्या कर दे? डायरेक्टली पेमेंट कर दे डिविडेंड का। या तो फिर कंपनी की यूज इलेक्ट्रॉनिक मोड टू पे डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर, उसमें बताया गया है मेक अरेंजमेंट विद द बैंक एंड इन कोलैबोरेशन विद अदर बैंक। दूसरे बैंक के साथ सेटिंग करें, कोलैबोरेशन करें। इफ रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड वारंट एट पार। एट पार मतलब जब भी डिविडेंड वारंट इशू करना था उसी समय हम बैंक के साथ में क्या करें?
सेटिंग करें और डायरेक्टली बैंक को बोल दे कि उनके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर दो। ठीक है, चलो यहां तक कोई शंका, आशंका, निशंका, दुशंका? देखो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी है। डिविडेंड वारंट एट पार मींस चेक ऑफ डिविडेंड where payee gets exact amount stated in the check without any charge payable even if it is issued out of the state। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे अरेंजमेंट होते हैं कि डिविडेंड जो हम आपको पे कर रहे हैं, अगर आप उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आपका कोई चार्ज डिडक्ट नहीं होगा, जितना अमाउंट लिखा है उतना ही अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनल डिविडेंड। ठीक है, तो जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, दो टाइप के डिविडेंड होते हैं। एक होता है फाइनल डिविडेंड, और दूसरा क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड। ठीक है ना, क्या डिफरेंस है? फाइनल डिविडेंड आपको पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं, फिर उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है? वो डिक्लेयर होता है। ठीक है ना, ये फाइनल डिविडेंड है। तो फाइनल डिविडेंड बेसिकली कब डिक्लेयर होता है, कहाँ डिक्लेयर होता है? एजीएम में। इंटरिम डिविडेंड में ये सब नहीं होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं और वही क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। इसमें एजीएम करने की जरूरत नहीं है ना, एजीएम है तो फाइनल डिविडेंड। दूसरी बात, अभी सपोज 2018 के लिए जो एजीएम हुआ था वहां पर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। नेक्स्ट डिविडेंड कब डिक्लेयर होगा? फाइनल डिविडेंड नेक्स्ट होगा 2000 जो 19 है उसका एजीएम जो होगा उसमें नेक्स्ट फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होगा। तो फाइनल डिविडेंड हमेशा कहां पर होता है? एजीएम में। कहां होता है? एजीएम। ठीक है, जबकि इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इन बिटवीन, बिटवीन टू एजीएम, ये दोनों के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी। ठीक है ना, तो बिटवीन टू एजीएम मतलब एजीएम में हम लोग नहीं कर रहे हैं, दो एजीएम के बीच में कहीं पर भी हमने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसे बोला जाएगा इंटरिम डिविडेंड। क्यों कर रही है ऐसा कंपनी? क्योंकि कंपनी को उस समय क्या हुआ है? ह्यूज प्रॉफिट। क्या हुआ? ह्यूज प्रॉफिट, और यू कैन से सरप्लस प्रॉफिट। तो ये जो सरप्लस प्रॉफिट है, कंपनी सोचती है कि क्यों ना इस बार गुडविल को बढ़ाया जाए। ह्यूज प्रॉफिट हुआ है तो हम अभी डिविडेंड दे देंगे तो मार्केट में हमारा नाम जाएगा, इंडस्ट्री में हमारा नाम स्प्रेड होगा, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया। तो इंटरिम डिविडेंड देने का मतलब इस साल कंपनी डिविडेंड नहीं देगी ऐसा नहीं है, इंटरिम डिविडेंड तो दिया है, बाद में फाइनल डिविडेंड का जब टाइम आएगा तो फाइनल डिविडेंड भी दिया जाएगा। बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो डिविडेंड मैं यहां पर देने वाला था, सपोज मुझे 20 लाख रुपीस डिविडेंड देना था, तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर 7 to 8 लाख या 10 लाख रुपीस का डिविडेंड यहाँ पे दे देता हूँ, बाकी डिविडेंड यहाँ पे दे दूंगा, है ना। तो डिवाइड हो गया। क्या हो गया? डिवाइड हो गया। जो बर्डन 20 लाख का मेरे ऊपर लास्ट में आने वाला था, अब मैंने 10 लाख में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। बराबर है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। रीड करते हैं फिर। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग, देखो बोल दिया बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड, इसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड इज पेड इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, उसके बीच में ही हम इंटरिम डिविडेंड दे देते हैं, दैट इज बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। अभी तक अकाउंट फाइनलाइज नहीं हुआ है,
अभी तक तो पूरा साल भी खत्म नहीं हुआ है और आपको पता नहीं कि चलो अभी तो सरप्लस प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगले 6 महीने में ह्यूज लॉस हो गया तो उसका हमको अभी पता नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज हुआ नहीं है, तो बीच में हम डिविडेंड दे दे रहे हैं। ठीक है, ओपिनियन ऑफ द कंपनीज ऑडिटर शुड बी टेकन बिफोर डिक्लेयरिंग। तो इसके लिए ना ऑडिटर का ओपिनियन ले लेना बहुत जरूरी है। एक एस्टिमेशन तो रहना चाहिए कि आने वाले 6 महीने में भी प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, और बाद में ऐसा पता चला कि लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया, है ना, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमें एक्चुअली लॉस था तो भी हमने डिविडेंड दे दिया, तो इसमें जवाबदारी किसकी हो जाएगी? डायरेक्टर की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो फीचर्स देख लेते हैं। क्या देखते हैं? फीचर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, है ना। पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन सा पावर? सुपरमैन का पावर? स्पाइडरमैन का पावर? नहीं, पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने का, कौन सा डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने का ये जो पावर है वो किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। मैंने जैसे बताया यहाँ पर एजीएम में हमको उसको अप्रूव कराने की जरूरत नहीं होती। इंटरिम डिविडेंड इज ओनली अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द होल डिविडेंड फॉर द ईयर। देखो बता दिया ना, ये जो होल डिविडेंड हम फाइनल डिविडेंड देने वाले ना, उसका ही एक पार्ट है। उसका क्या एक पार्ट है? इंटरिम डिविडेंड इज ओनली a payment on account of the whole dividend for the year. Company should provide depreciation for the entire year and not proportionately for the part of the year before declaring interim dividend. तो dividend डिक्लेयर करने के पहले आपको पहले क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन। वो भी पूरे साल का डेप्रीशिएशन माइनस करो, ऐसा नहीं कि हाफ ईयर का प्रॉफिट है तो हाफ ईयर का डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे। पता नहीं आने वाले 6 महीने में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वी डोंट नो। तो इसके लिए अभी से क्या करो, पूरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो डिविडेंड डिक्लेयर करो। इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने फाइनल डिविडेंड देखा था कि फाइनल डिविडेंड में इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, पिछले टाइम के प्रॉफिट से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से भी हम डिविडेंड दे सकते हैं। ऐसा किसमें बोला था? फाइनल डिविडेंड। बट यहां पर ऐसा नहीं है। क्या बोल दिया? बोल दिया इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड। आप नहीं पे कर सकते। कहां से? रिजर्व से। प्रॉफिट हुआ है ये साल तो ही पे करो, नहीं हुआ है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हाथ मत लगाना। यू कैन नॉट पे डिविडेंड फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ऑथराइज करना चाहिए, मतलब उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। कहां पर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है ना, मस्ट ऑथराइज। द बोर्ड मीटिंग हैज टू पास अ रेजोल्यूशन फॉर डिक्लेयरिंग द इंटरिम डिविडेंड। तो आपको यहां पर क्या पास करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, the amount to be given as interim dividend must be credited in a separate bank account within the scheduled bank within 5 days of its declaration। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, फाइनल डिविडेंड भी वही था। विद इन 5 days हम क्या करते थे? उसको दूसरे सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। और ये भी पे कितना होना चाहिए? शुड बी पेड विद इन 30 days। सेम है, कुछ नया नहीं है। और इसमें भी सेम चीज है, विद इन 7 days। अगर वो अनक्लेम अनपेड रह गया तो 7 days में आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा एक सेपरेट अकाउंट में, नोन एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। बराबर है। एनी अमाउंट रिमेनिंग अनपेड अनक्लेम इन द कैपिटल अकाउंट, सॉरी अनपेड डिविडेंड अकाउंट, कितने साल के लिए? 7 years के लिए। तो कहां ट्रांसफर कर दोगे? उसको ट्रांसफर कर देंगे आईईपीएफ अकाउंट में। आईपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, है ना। तो ये जो भी हमने मैटर देखा लास्ट का 7, 8, 9, 10, ये सारे पॉइंट फाइनल डिविडेंड से मैच करते हैं। सारे पॉइंट फाइनल डिविडेंड से मैच करते हैं। इंटरेस्ट, डिविडेंड के बाद इंटरेस्ट। पहली बात, इंटरेस्ट किसको दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है लोन प्रोवाइडर को, या हम बोल सकते हैं मनी लेंडर्स को। उसमें कौन कौन आ गया? तो डिबेंचर होल्डर आ गए, डिपॉजिटर आ गए, जो पैसा हमने बैंक लोन से लिया है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, ठीक है ना, वहां हमको क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट।
इन फाइनेंशियल टर्म इट इज पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अदर, दूसरों का पैसा इस्तेमाल करने के लिए जो आपने पेमेंट दिया उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। बोरोवर टेक्स मनी फ्रॉम द लेंडर, तो जो बोरोवर है वो लेंडर से पैसा लेता है और इसके अगेंस्ट में क्या देता है? इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी, है ना? तो हमने अपना पैसा एज अ रेंट दिया, रेंट पे दिया है, बराबर है ना? तो उसका कॉस्ट जो है इंटरेस्ट है। पैसा तो हमको वापस मिलेगा बट उसके साथ क्या लेना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी फॉर द बोरोवर एंड इट इज द इनकम फ्रॉम लेंडिंग मनी फॉर द लेंडर। तो जो मनी लेंडर है, मनी लेंडर मतलब जिन्होंने पैसा दिया है, चाहे वो बैंक हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, या जिससे भी आपने पैसा लिया है इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो उनको क्या बोलते हैं? मनी लेंडर। मनी लेंडर के लिए क्या है? ये इनकम। और बोरोवर के लिए क्या है? ये कॉस्ट। फीचर्स देख लेते हैं एक एक करके। इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर्ड बाय कैपिटल। इंटरेस्ट हम लोग क्यों पे कर रहे हैं? ताकि हमने कैपिटल, क्योंकि हमने कैपिटल की सर्विसेज को इस्तेमाल किया है ना। प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय कैपिटल, प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय कैपिटल, तो उसका क्या है? ये प्राइस है, हम प्राइस पे कर रहे हैं क्योंकि हमने वो कैपिटल का इस्तेमाल किया। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा इंटरेस्ट, है ना। आप भी देखो, लोन लेने जाओ तो लोन देने के पहले वो लोग क्या चेक करते हैं? आपका क्रेडिटेबिलिटी चेक करते हैं। आजकल क्रेडिट स्कोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रेडिट स्कोर, है ना। तो क्रेडिट स्कोर निकालने की क्यों जरूरत है? क्योंकि वो चेक करते हैं आपकी क्रेडिटेबिलिटी कैसी है, रिस्क कितना है। आपको लोन दिया तो वापस रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा? तो जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। हायर द रिस्क हायर द इंटरेस्ट, बराबर है ना। हायर द रिस्क हायर द इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एनुअल परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप हमेशा परसेंटेज में बात करते हो, और वो परसेंटेज कैसा होता है? ज्यादातर पर एनम बेसिस, जैसे 8% पर एनम, 10% पर एनम, है ना। सालाना आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो रेट बताया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक मनी सप्लाई, फिस्कल पॉलिसी, वॉल्यूम ऑफ बोरोविंग, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये कुछ फैक्टर है जिसके ऊपर डिटरमाइन किया जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से आ गए उसमें? मनी का सप्लाई कैसा है और ऑल ओवर मार्केट में। फिस्कल पॉलिसी, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना पैसा देना बाकी है इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट हमने किया था तो कितना पैसा देना बाकी है, गैप कितना है उसके ऊपर। फिर वॉल्यूम ऑफ बोरोविंग, कितना अमाउंट हमने बोरो किया है। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का रेट क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा। इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इवन इफ कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट इंटरेस्ट शुड बी पेड, है ना। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये चीज है, इवन इफ कंपनी डज नॉट मेक एनी प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट हो या ना हो लेकिन आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। इट इज पेबल एट अ फिक्स्ड एंड जनरली प्री डिटरमाइंड रेट, पहले से इसका रेट क्या होता है? फिक्स होता है, और उसी रेट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट इफ इट हैज बोरोड मनी फ्रॉम क्रेडिटर लाइक डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर, बॉन्ड होल्डर एटसेट्रा। तो इन लोगों से अगर पैसा लिया या बैंक से लोन लिया है तो कंपनी को क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी के साथ दिस चैप्टर इज ओवर। आगे डिस्टिंग्विश दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, देखो टोटल 7 पॉइंट्स हैं, ये हमको कवर अप करना है। इसके बाद डिविडेंड एंड इंटरेस्ट के बीच में आपको डिस्टिंग्विश दिया है, तो ये दोनों डिस्टिंग्विश आपको 5 टाइम्स लिखना है। 5 टाइम्स लिखना, ये आपका होमवर्क है। तो इस डिविडेंड को रीड करो एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, वी विल डिस्कस दिस डिविडेंड, डिस्कस दिस डिस्टिंग्विश आफ्टरवर्ड, ठीक। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय।